सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। और ज्योतिष शास्त्र का एक नया एपिसोड लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज पुनः ज्योतिष के अंक विज्ञान, ग्रह, नक्षत्रों, राशि आदि पर सारगर्भित चर्चा करेंगे। और जिनके साथ हम चर्चा करने जा रहे हैं वे हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य एस्ट्रो गुरु पंडित विजय भारद्वाज जी, जो आचार्य विजय शर्मा के नाम से भी जाने जाते हैं। आचार्य जी को ज्योतिष विज्ञान से जुड़े हुए 2 दशक हो चुके हैं और दर्शकों एवं सामान्य जन की आम जीवन की समस्याओं का समाधान निरंतर करते रहते हैं। आकाशीय ग्रहों की दशा, गति, नक्षत्रों का प्रभाव, राशियों का स्वभाव, अंकों का जीवन में महत्व, इन सभी से जुड़े हुए पहलुओं का वे सटीक विश्लेषण कर जन जीवन की सहायता करते हैं, जो उत्साह एवं कौतूहल जगाती हैं। मनुष्य आदिकाल से ही अपने और अपने परिवार का, मित्रों का, संबंधियों का, इन सभी के बारे में जानने को उत्सुक रहा है। भविष्य में होने वाली घटनाओं को जानने की जिज्ञासा का समाधान उसे अंततः ज्योतिष शास्त्र एवं अन्य कल्ट साइंसेस की तरफ लेकर चला जाता है। तो चलिए आज हम इन सभी के बारे में जानने के लिए स्वागत करते हैं अपने आज के वक्ता, प्रसिद्ध ज्योतिषविद पंडित एवं आचार्य विजय भारद्वाज जी का। और श्री गणेशाय नमः से कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। कृपया स्वागत करें करतल ध्वनि से। पंडित जी, ज्योतिष के बारे में सभी लोग जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। नक्षत्र क्या हैं, ग्रह क्या हैं, दशाएं क्या होती हैं, गति क्या होती है, प्रभाव क्या होते हैं। तो आज मैं एक सामान्य दर्शक की भांति आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि राशियाँ क्या होती हैं और राशियों का हमारे मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। सभी को राधे राधे। बहुत सुंदर आपने कहा कि भाई जो राशियां हैं, नक्षत्र हैं, ये हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं। ज्योतिष जो है हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालता है और आने वाले समय को कैसे वो बताता है। राशियां जो हैं सभी 1 से लेकर 12 तक, मेष से राशि मीन राशि तक 12 राशियां होती हैं। इन 12 राशियों के अंदर ही हमारे 27 नक्षत्र आते हैं। एक राशि के अंदर 2.5 नक्षत्र रहता है और वो चंद्रमा भी उसी हिसाब से 2.5 दिन तक हमारे एक राशि में निवास करता है। जैसे आप मानो मेष राशि है, मेष राशि के अंदर 2.5 दिन का चंद्रमा आया तो 2.5 नक्षत्र उसके अंदर आया। अब उस नक्षत्र के अंदर जो भी शब्द आते हैं उससे वो मेष राशि बन जाती है। अब नक्षत्र जो है, इन 27 नक्षत्रों के अंदर भी कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं जो कि हमारे जीवन में बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। जैसे कर्क राशि के अंदर पुष्य नक्षत्र आता है। पुष्य नक्षत्र जो है अपने आप में इतना श्रेष्ठ नक्षत्र है कि उस नक्षत्र में यदि हमने कोई भी कार्य आरंभ कर दिया तो वो अपने आप में सिद्ध होता है, उसे पूछने की आवश्यकता नहीं है। पुष्य नक्षत्र अपने आप में सिद्धि योग बनाता है। ऐसे ही हमारे इन 27 नक्षत्रों में से 6 नक्षत्र मूल के होते हैं। मैं पंडित जी से यही सवाल पूछने वाला था कि कुछ नक्षत्र अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन शुभ और अशुभ तो चलता रहता है जीवन के अंदर। तो जो मूल नक्षत्र हैं, इससे बहुत सारे सामान्य जन जो घबरा जाते हैं। ये मूल नक्षत्र, मूल गंड मूल में पैदा हुए व्यक्ति क्या होते हैं, कौन से नक्षत्र होते हैं और इनका प्रभाव जीवन पर कैसा पड़ता है, कृपया इस पर दृष्टि डालें। मूल नक्षत्र जो हैं 6 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो अश्विनी नक्षत्र होता है, जो कि मेष राशि में आता है। दूसरा नक्षत्र जो होता है वो कर्क राशि में आता है, वो अश्लेषा नाम से होता है। तीसरा नक्षत्र जो होता है वो सिंह राशि में आता है, उसका नाम होता है मघा नक्षत्र। चौथा नक्षत्र जो होता है वो ज्येष्ठा नक्षत्र होता है, उसका जो राशि वृश्चिक राशि होती है चौथे नक्षत्र के अंदर, जिसका नाम है ज्येष्ठा। फिर आती है 5वीं राशि, 5वां नक्षत्र मूल नक्षत्र, धनु राशि होती है उसकी। लास्ट वाला नक्षत्र होता है मीन राशि के अंदर रेवती नक्षत्र। ये 6 नक्षत्र हैं। इन 6 नक्षत्रों के अंदर भी
3 नक्षत्र तो गंडमूल में आते हैं और 3 नक्षत्र जो है राजमूल में आते हैं। जो राजमूल वाले नक्षत्र हैं वो अपने आप में, जैसे आपको नाम से ही संबोधित हो रहा है कि राजमूल, वो राजा वाले मूल होते हैं। राजा वाले मूल कौन से होते हैं कि जिसमें हमारा नक्षत्र राशि के साथ खत्म हो रहा हो। अब जिसमें हमारा नक्षत्र राशि के साथ शुरू हो रहा हो वो गंडमूल कहलाता है, और जिसमें नक्षत्र हमारा राशि के साथ में खत्म हो रहा हो वो राजमूल कहलाता है। अब खत्म होने वाला नक्षत्र कौन सा है? जो कर्क राशि में आता है, अश्लेषा नक्षत्र, वो राशि के साथ में खत्म होता है। ज्येष्ठा नक्षत्र जो वृश्चिक राशि के साथ में खत्म होता है। एक आता है रेवती नक्षत्र जो कि मीन राशि के साथ में खत्म हो जाता है। और जो 3 नक्षत्र बताए, अश्वनी, मघा और मूल, ये राशि में आरंभ होते हैं, राशि में आरंभ होते हैं और रहते हैं। तो ये जो है गंडमूल कहलाते हैं। इन 6 नक्षत्रों के अंदर यदि बच्चा जन्म लेता है तो उस बच्चे के अंदर भगवान ने एक अलग से एनर्जी दी होती है। वो बच्चा कभी थकता नहीं है, मतलब जितना मर्जी उसको काम कराने के लिए वो तैयार रहता है कि जितना मर्जी काम करा लीजिए। पर जो 3 नक्षत्र हैं जो कि गंडमूल में आते हैं ये थोड़े से नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव वाले नक्षत्र राजमूल वाले हैं। यदि उनके अंदर बच्चे का जन्म हुआ, किसी भी बच्चे का, तो वो यदि उस पर ध्यान दिया जाए थोड़ा सा, तो बच्चा जो है राजा जैसे सुख भोगता है जीवन के अंदर। और जो गंडमूल वाले हैं उनके अंदर हमें विशेष उपाय कराया जाता है, रेमेडी कराई जाती हैं, जिससे वो जो गंडमूल हैं हमारे लिए नेगेटिव प्रभाव कम हो जाए और हम जो है पॉजिटिव की तरफ चले जाएं। तो पंडित जी, इसके साथ ही एक सवाल और भी उठता है, नक्षत्र तो अपना काम करते ही हैं, शुभ और अशुभ जो भी प्रभाव डालते हैं, लेकिन आजकल बहुत सारी भ्रांतियां ये भी फैला रखी हैं बहुत सारे लोगों ने एक काल सर्प योग के बारे में। तो ये काल सर्प योग है या सर्प योग है? अगर है तो क्या है, नहीं है तो क्यों नहीं है, और इसका उपाय क्या है अगर किसी कुंडली में मिलता है? किस नक्षत्र की वजह से ये ऐसा होता है? जो जिस डेट में बच्चे का जन्म हुआ उस डेट के अंदर उसी समय एक नक्षत्र होता है जिसमें हम जो है कुंडली बनाते हैं, लगन कुंडली। लगन कुंडली बनती है, लगन कुंडली बनेगी तो जब ही जो है हमारी चंद्र कुंडली बन जाएगी, क्योंकि कुंडलियाँ क्या ही होती हैं। मेन जो कुंडली है वो लगन कुंडली है। लगन कुंडली से ही पता चलता है कि व्यक्ति के जीवन में क्या क्या प्रभाव होने वाले हैं। फिर चंद्र कुंडली से हमारी राशि पता चल जाती है। फिर एक कुंडली आती है सूर्य कुंडली। सूर्य कुंडली जो होती है उसका भी बड़ा प्रभाव है। और फिर चौथी कुंडली आती है हमारी नवांश कुंडली। इन सारी कुंडलियों का विश्लेषण करा जाए, जब पता करा जाए कि भाई हमारे इन चारों कुंडली के अंदर से जो निचोड़ निकला है कि कालसर्प योग हमारे जीवन में बन रहा है कि नहीं बन रहा। क्योंकि कालसर्प योग जो है जीवन में बहुत लाभकारी भी होता है कई बार, और कई बार अनिष्टकारी भी होता है। क्योंकि जब लाभकारी कालसर्प योग होगा तो व्यक्ति जो है नई नई ऊंचाइयों को छुएगा, उसको कभी किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी। और जब व्यक्ति के जीवन में नेगेटिव कालसर्प योग उत्पन्न हो जाता है तो रुकावटें जीवन में आनी चालू हो जाती हैं, क्योंकि रुकावटों का ही काम विशेष कालसर्प योग का है। कालसर्प योग जो है रुकावट डालता है। कालसर्प योग बनता कैसे है? कालसर्प योग जब बनेगा, जो हमारे 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों के अंदर राहु और केतु हमेशा आमने सामने बैठेंगे। और इन्हीं आमने सामने जब बैठे हुए राहु और केतु हैं, एक तरफ सारे ग्रह हो जाएं और एक तरफ हमारी जो कुंडली बनी है वो खाली रह जाए, कोई ग्रह ना आए। यदि आए चंद्रमा या सूर्य आए तो भी हमारी कुंडली के अंदर अर्ध कालसर्प योग बन जाएगा। अर्ध कालसर्प दोष भी कष्टकारी होता है और कालसर्प दोष भी कष्टकारी होता है यदि नेगेटिव है। और पॉजिटिव है, क्योंकि जो भी योग हमारी कुंडली में बनते हैं दिखाई तो देते हैं कि भाई इसके अंदर ये योग हैं, पर वो पॉजिटिव, नेगेटिव या हमारे ये कब एक्टिव होंगे, कब डीएक्टिवेट होंगे, तो ये सब जो है जानकारी हमें देखने से पता चलती है कि हमारे इसमें ये योग कब जागृत हो रहा है। ये योग आपने देखा होगा कई बार कुंडली के अंदर कि हम देखते हैं कि कुंडली के अंदर राजयोग बना हुआ है, पर वो जीवन में व्यक्ति बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है, बहुत मेहनत कर रहा होता है, कुछ उसके बाद ऐसा कुछ नहीं होता कि वो बहुत कुछ जीवन में सुख भोग रहा हो, और दिखाई देती है कुंडली के अंदर राजयोग। राजयोग तो है पर वो जागृत नहीं है, वो सोया हुआ है, उस योग का वो लाभ नहीं ले पा रहा। उस योग का लाभ लेने के लिए जो ग्रहों की दृष्टि है, कि जैसे गुरु है,
अब गुरु ग्रह यदि आपका बहुत अच्छी जगह बैठ गया और जितने भी ग्रह हैं वो सब नेगेटिव हैं, तो आप जो है जीवन में कितनी भी समस्याएं आ जाएं पर गुरु आपको कभी फंसने नहीं देगा। गुरु आपको वहाँ से निकाल के लाएगा और गुरु आपको ऐसे स्थान में पहुँचाएगा कि आप जो है बहुत अच्छे से ऊंचे पद पे पहुँच जाएंगे। तो गुरु जो है सब ग्रहों के अंदर उनका गुरु है। अब उस गुरु के साथ में यदि बुध बैठ जाए या चंद्रमा बैठ जाए, चंद्रमा यदि गुरु के साथ बैठ जाए तो व्यक्ति का गज केसरी योग उत्पन्न हो जाता है। अब गज केसरी योग यदि उनका एक्टिवेट हो गया तो फिर तो जो जिसका गज केसरी योग है वो व्यक्ति जिसके साथ भी जुड़ेगा वो अपने आप तरक्की करने लग जाएगा, चाहे उसके ग्रह नेगेटिव हैं। क्योंकि गुरु की इतनी बड़ी महिमा है कि गुरु यदि किसी के साथ जुड़ जाए, गुरु यदि वाणी स्थान में बैठ जाए, मतलब वाणी स्थान होता है लगन के अंदर, लगन से लगन कुंडली के अंदर दूसरा स्थान जो होता है वो वाणी का और धन का स्थान होता है। यदि वहाँ पर गुरु बैठ जाए तो एक तो जीवन में धन की कभी कमी नहीं रहेगी, चाहे वो जीवन में कितने भी लॉस कर ले, कितनी भी व्यवस्थाएं खराब हो जाएं, पर फिर भी उसके पास धन की व्यवस्था अपने आप बनती चली जाएगी। क्योंकि गुरु जो है धन के स्थान में बैठा है। धन के स्थान में बैठने के बाद गुरु जो है उनको कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा, पॉजिटिव ही देगा। क्योंकि गुरु यदि किसी का सक्षम हो जाए, और आप जानते हैं आप सारे शिक्षक हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, गुरु हैं आप, तो जब आप किसी पे कृपा करते हैं, अपने बच्चे पर ध्यान देते हैं, तो बच्चा कितना भी डल हो वो आपकी मेहनत से बच्चा उस अपने एग्ज़ाम को पार कर जाता है और जीत जाता है। ऐसे ही गुरु का हमारा काम है। सबका अपना अपना रिजल्ट है पर गुरु का अपना ज़्यादा है, क्योंकि गुरु जो है सारे ग्रहों को ज्ञान देता है। यदि मंगल हमारा नेगेटिव हो जाए, शनि नेगेटिव हो जाए, फिर भी गुरु जो है उनको सबको सही कर देगा। जी, तो आपने कहा कि गुरु अगर अच्छी जगह पे बैठा हो, पंडित जी का कहने का मतलब कि हर कुंडली में 12 घर होते हैं, तो हर घर में कोई ना कोई ग्रह बैठता है या नहीं भी बैठता है। कुछ घर खाली होते हैं, कुछ घर भरे होते हैं। तो उन 12 घरों में से किस घर में गुरु बैठे हैं, अच्छी जगह बैठे तो अच्छा फल देंगे, ये पंडित जी कह रहे हैं। अब चूँकि आपने पहले राशि से संबंधित बात की, उसके बाद नक्षत्रों की बात की, आपने गुरु जो ग्रह हैं उनकी बात की, तो मैं आपसे इसी के साथ जुड़ा हुआ एक नया प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जैसे आकाशीय काउंसिल है उसमें हमारे नवग्रह हैं, वो जो नवग्रह हैं तो कौन से ग्रह मित्र ग्रह कहलाते हैं? हर दर्शक जानना चाहते हैं कि कुछ मित्र ग्रह होते हैं, कुछ शत्रु ग्रह होते हैं, तो कौन से ऐसे ग्रह हैं जो आपस में मित्र हैं जिनसे हमें फ़ायदा होता है, कौन से ग्रह ऐसे हैं जो एक दूसरे के विरोधाभासी हैं, शत्रु हैं, जिससे हमें नुकसान भी हो सकता है? तो पहले तो आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। पहले तो हमें ये देखना है कि भाई जो हमारी राशि है, हमारी राशि किस नक्षत्र से निकल के आई जी, और उस राशि का कौन अधिपत्य है, कौन गुरु है। ले लेते हैं जैसे कि मेष राशि। मेष राशि जो है मंगल से रूल होती है, मंगल इनका स्वामी हो गया। अब ये देखना है कि मंगल जो ग्रह है वो किस किस का मित्र है और किस किस का समभाव है और किसका शत्रु है। अब कई बार ऐसा होता है कि शत्रु ग्रह होने के बाद भी, जैसे शनि के साथ में मंगल समभाव में रहता है, मंगल जो है शनि के साथ में समभाव में रहता है और फिर भी जो है उनकी आपस में कुछ अच्छा फल दे सकता है। जी, उनकी आपस में समभाव का मतलब ये होता है कि हमें आपसे ना तो कोई दोस्ती है, ना कोई प्रेम है, ना कोई दुश्मनी है। आप अपना अच्छा कर रहे हो, हम भी अपना अच्छा कर रहे हैं, समभाव हो गया। मित्रता में ये होता है कि मित्रता के अंदर आप अच्छा नहीं कर रहे या मैं अच्छा नहीं कर रहा तो वो साथ में मिलकर फिर अच्छा करते हैं। शत्रुता के अंदर होता है कि भाई नहीं, ये अच्छा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, सही, तो उसको ख़राब कर देते हैं। तो जो मित्र ग्रह हैं वो आपस में हमेशा, ग्रह जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा का कोई भी शत्रु नहीं है केवल एक राहु और केतु को छोड़कर। अब शनि के साथ में चंद्रमा बैठ जाए तो विषयोग बना देता है। अब विषयोग यदि किसी की कुंडली में बना हुआ है
अब आपने मित्रता पूछी और देखो सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। यदि शनि के साथ में चंद्रमा बैठ जाए तो किसी भी बच्चे की कुंडली हो चाहे बड़े आदमी की हो, उनकी माता का स्वास्थ्य खराब होगा ही होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता, चाहे कुंडली में कितने भी अच्छे ग्रह बैठे हों अपनी स्वयं में, माता की उसकी बच्चे की में। क्योंकि चंद्रमा और शनि विषयोग बनाया, विषयोग बनने के कारण धन की व्यवस्था तो अच्छी रहेगी उसके पास, पर उनकी माँ का स्वास्थ्य जो है खराब हो जाएगा। अब हम आते हैं मंगल के बारे में। बताया कि मंगल की जो मित्रता है वो कौन कौन से ग्रहों के साथ में, चंद्रमा, सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। राहु केतु का कोई ऐसा मित्र नहीं है, कोई शत्रु नहीं है, पर राहु केतु जो है शनि के मित्र हैं, शुक्र के मित्र हैं, ये क्रूर ग्रह हैं। हमारे इसमें एक तो देवता ग्रह हैं और एक जो क्रूर ग्रह हैं। जो देवता ग्रह हैं उनकी देवताओं से बनती है। ये सूर्य है, सूर्य की बनती है आपकी मंगल के साथ में कम बनती है। मंगल क्यों है? मंगल जो है सेनापति है। हमें पहले समझना पड़ेगा कि कौन कौन सा ग्रह क्या है। जी। सूर्य जो है राजा है, मंगल जो है सेनापति है। मंगल बड़ा अग्रेसिव ग्रह है। किसी की कुंडली में मंगल यदि चौथे घर में बैठ जाए, 8वें में बैठ जाए, 12वें घर में बैठ जाए या लगन में आ जाए तो वो बच्चा मंगली हो जाता है और उसके अंदर अलग से एनर्जी आ जाती है। क्योंकि मंगल जो है सब ग्रहों के अंदर सेनापति है और रक्त का कारक है। तो ऐसा व्यक्ति जो है किसी भी काम को करने के लिए अग्रसर रहता है और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो अच्छे पोजीशन पर पहुंचते हैं यदि उनको सही दिशा दी जाए तो। सूर्य मंगल यदि साथ में बैठ जाएं तो अग्निकारक योग बना देते हैं। राहु बैठ जाए साथ में मंगल के तो अंगारक योग बना देता है। तो ये योग बनने के बाद अब ये हमारे लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, किस रेमेडी को करने से हमारे ये ग्रह हमारे अनुकूल हो जाएंगे। तो इन ग्रहों का अनुकूल होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम केवल मित्रता देख लें कि भाई हमारी इनसे मित्रता है, सूर्य शनि अपने पिता और पुत्र होने के बाद भी आपस में मित्रता नहीं है। चंद्रमा गुरु की आपस में मित्रता नहीं है। चंद्रमा से गुरु मित्र में है, गुरु से चंद्रमा शत्रु भाव में है। ऐसा नहीं है कि भाई सारे एक जना यदि किसी को मित्रता में है तो वो दूसरा भी मित्रता में होगा, ऐसा नहीं है। मित्रता के अंदर कई ग्रह जैसे शुक्र है, शुक्र और शनि आपस में घनिष्ठ मित्र हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा मित्रता है। क्योंकि जो शुक्र है वो दैत्यों के गुरु हैं और जो शनि है वो खुद क्रूर ग्रह हैं। ऐसे ही इन ग्रहों की सारी विश्लेषणा है। हर समय कोई किसी का शत्रु नहीं है और हर समय कोई किसी का मित्र नहीं है, पर कुछ ग्रह ऐसे हैं जो हमेशा शत्रुता में रहते हैं। जैसे बुध है, गुरु से मित्रता रखता है पर गुरु बुध से मित्रता नहीं रखता। चंद्रमा बुध से मित्रता रखता है पर बुध चंद्रमा से मित्रता नहीं रखता जी। तो उनके अंदर वो देखना पड़ता है कि भाई कैसे कौन से ग्रह की दृष्टि कहाँ पड़ रही है या कौन सी युक्ति बन रही है। युक्ति बनने के बाद जब हमें पता चलता है कि हमारा भाग्य कहाँ से चलेगा और कब हमारा भाग्य उदय होगा। जब भाग्य उदय होता है तो व्यक्ति जीवन में बहुत कुछ कर पाता है, उसको सब चीज़ें सरलता से मिलने लग जाती हैं। और जब भाग्य उदय नहीं होता तो व्यक्ति चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता। पंडित जी, इससे ही संबंधित एक आजकल बहुत बड़ा सवाल लोगों के मन में आ रहा है कि ये वाला साल इतना ख़राब क्यों जा रहा है, अगला साल अच्छा जाए, पिछला साल अच्छा था। तो आप आचार्य होने के नाते पंचांग का वाचन तो करते ही हैं। उस पंचांग में कोई पानी का देवता होता है, कोई धरती का देवता होता है, कोई इस तरह से हम कहते हैं ये राजा हैं इस साल के, ये सेनापति हैं, ये धन के गुरु हैं, धन के कारक हैं। तो इसके बारे में लोगों को आप बताइए थोड़ा सा कि जैसे अब की बार हम देख रहे हैं पूरे विश्व में युद्ध, लड़ाई, झगड़े, कहीं शक्तियां लड़ने पे लगी हुई हैं, कहीं अकाल पड़ा हुआ है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं आगजनी हो रही है, कहीं पे प्लेन क्रैश हो रहे हैं। ये आकाशीय काउंसिल में ऐसी क्या स्थिति होती है, कौन राजा कौन इसमें सेनापति है, थोड़ा सा आप उस पर बताएंगे तो दर्शकों को बड़ा अच्छा लगेगा। भाई हमारे इस साल के जो राजा हैं वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य हैं। अब सूर्य का प्रभाव वैसे भी वो ग्रहों के अंदर राजा हैं और इस साल के राजा भी सूर्य हैं।
तो सूर्य को प्रभाव कैसा है, यदि हम सूर्य की तरफ देखें तो हमारी आँखें कुछ देर के लिए सूर्य को देखने के बाद कुछ दिखाई नहीं देता हमें, जी। आँख जो है चुंधिया जाती हैं, मतलब अंधेरा दिखाई देता है। तो सूर्य का प्रभाव वो है। अब जब वो राजा बन गया तो वो चाहता है कि सब कार्य मेरी तरह हो, क्योंकि जो सूर्य ग्रह है वो अग्निकारक तत्व है, अग्निकारक ग्रह है। हमारे 12 राशि जो होती हैं 3 प्रकार के तत्वों में चलती हैं, पृथ्वी तत्व, अग्निकारक तत्व, जल तत्व। तो इनमें हम जो कार्य कर रहे हैं, अब जो ग्रह जिस तत्व में बैठ गया, अब ग्रह भी अग्निकारक तत्व होता है, जलकारक तत्व होता है, और आपका जो है 3 प्रकार के जो बताएं आपको पृथ्वी कारक ग्रह होता है। अब जो ग्रह जिस भी तत्व में बैठ रहा है उसी तत्व के द्वारा वो अपना हमारा कार्य कर रहा है। अब हमारी आकाशीय गणना जो है उसके अंदर जब सूर्य राजा बन गया, तो राजा तो वो पहले से ही है, पर इस बार वो राजा बन के आया संवत्सर के अंदर 2082 में। अब जब राजा बन के आया तो उसने जो है अपने तरीके से सारी व्यवस्थाएं करी और अग्निकांड होने चालू, क्योंकि वो खुद जो एक बहुत गर्म प्लैनेट है, गर्म ग्रह होने के कारण, अग्निकारक ग्रह होने के कारण उसने जो है अपने प्रभाव को दिखाना चालू कर दिया। अब इन्हीं की जगह पे यदि शुक्र राजा होता तो सुख की वृद्धि होने लग जाती, क्योंकि जिसका जैसा प्रभाव होता है उसी प्रकार से वो ग्रह अपना प्रभाव देने लग जाता है। जैसे अब यदि हम नंबरों की बात करें, नंबरों के अंदर जो है इस साल जो है नंबर 9 आता है, 2025 का यदि हम अंक जोड़ें तो 9 आता है। और 9 किसका है? मंगल का। अब मंगल भी जो है अपने आप में अग्निकारक ग्रह है। अब अग्निकारक ग्रह जब है तो वो अपना यह स्वभाव ही करेगा, भाई जिसका जो स्वभाव है उसी स्वभाव से वो व्यक्ति को चलना है। जैसे हम एक चीज़ का उदाहरण लेते हैं कि भाई किसी की कुंडली के अंदर लगन कुंडली है और लगन कुंडली के अंदर उसकी लगन के अंदर ही मंगल बैठ गया जी, और जो लगन है वो भी जो है हमारी या तो वृश्चिक लगन है या मेष लगन है। तो यदि वहाँ पर मंगल बैठ गया, अब उसके जो आसपास के लोग होंगे वो कैसे होंगे? वो उसी के जैसे होंगे, क्योंकि वो जो बिल्कुल आलसी होगा, करने में नकारात्मक चीज़ें रखेगा, उनके साथ नहीं जुड़ेगा। वो आदमी उसके साथ जुड़ेगा जो तुरंत कार्य को करने लग जाए, एक्टिव हो। क्योंकि मंगल जो है स्वयं अपने आप में इतना दूसरे को भी जागृत कर देता है, वो खुद तो जागृत है ही, दूसरे को भी जगाता है, नहीं हमें तेजी से काम करना है, क्योंकि हमारे शरीर में जो चीज़ दौड़ रही है, क्योंकि हमारे शरीर की संरचना है वो ग्रहों के अनुसार हुई है। जैसे हमारे शरीर में जल तत्व है, जल तत्व किसका रिप्रेजेंट करता है? चंद्रमा को। यदि हमारे चंद्रमा वीक होंगे कुंडली के अंदर, जब चंद्रमा हमारी कुंडली में वीक होंगे तो व्यक्ति जो है एनर्जी नहीं आएगी, क्योंकि उसके चंद्रमा वीक हैं, वो जल बहुत कम पिएगा, शरीर के अंदर वीकनेस आनी चालू हो जाएगी। जब हम जल कम लेंगे तो हमारे शरीर में बीमारियां बननी चालू हो जाएंगी। तो कमज़ोर कौन हुआ? चंद्रमा। कहाँ से आया? ये यूनिवर्स से आया। अब ऐसे ही दूसरा जो कारक है चंद्रमा के बाद आता है हमारा मंगल। मंगल जो है हमारे रक्त का कारक है। अब किसी का मंगल जो है नेगेटिव बैठा हुआ है या अस्त है या नीच में बैठा हुआ है, तो वो उसको रक्त संबंधी बीमारी होनी चालू हो जाएंगी। अब किसी का बुध खराब है, बहुत बेसिक चीज़ है, जब आप अपनी देखोगे तो आपको पता चलेगा। किसी का बुध यदि खराब है, तो बुध यदि नीच स्थान में बैठा है या बुध अस्त है, तो उसको जो है एलर्जी की परेशानी हो जाएगी। जिसका बुध खराब होगा उसको एलर्जी होगी ही होगी। ऐसे ही गुरु है, गुरु किसी का यदि नेगेटिव है तो वो जो है पूजा पाठ तो करेगा पर वो दिखाएगा, भक्त बनेगा नहीं, पूजा दिखाएगा करेगा नहीं, मतलब सामने वाले को दिखने के लिए करेगा कि भाई मैं कितना बड़ा भगवान की सेवा पूजा करने वाला हूँ, अंदर से कुछ नहीं करेगा। और गुरु यदि उसका नेगेटिव है तो फिर उसके पास ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान होगा तो बहुत अल्प ज्ञान होगा, धन तो उसके पास होगा ही नहीं, क्योंकि गुरु जो है धन और वाणी का कारक है। अब शुक्र किसी का स्ट्रोंग है या वो नीच स्थान में है, यदि स्ट्रोंग है तो फिर तो उसके पास सब सुख संपत्ति अपने आप आ जाएगी, क्योंकि शुक्र भी जो है धन का कारक है। उसके पास वैभव बहुत होगा, उसके पास जो है लग्जरी बहुत होगी,
यदि वो नीच स्थान में पहुंच जाएगा या अस्त हो जाएगा। 2-3 तरह के ग्रह होते हैं। अस्त होने पर क्या होता है कि व्यक्ति वो सोया हुआ है। नीच स्थान का मतलब होता है कि वो जो है हमारे लगन के अंदर वो नीच स्थान में जाके बैठ गया। अब वहाँ पर जो है हम कितना भी कुछ कर लें वो शुभ फल नहीं देगा। और एक हमारा ग्रह होता है स्ट्रॉन्ग होके बैठा है, शुभ स्थान में बैठा है, तो हमारे को सब चीज़ें प्राप्त होने लग जाएंगी, अपने आप ही सहज अपने आप लोग आने लग जाएंगे। अब शनि जो है अपने आप में सब ग्रहों के अंदर से अलग ग्रह है, क्योंकि इनकी सबसे धीरे चाल है, बहुत धीरे चलते हैं, पर जो चीज़ देते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग देते हैं। शनि जो है शांति का कारक है, शनि राजा का कारक है, शनि जो है हमारे हड्डियों का कारक है। शनि यदि हमारा नीच स्थान में है तो हड्डियों में, जोड़ों में दर्द होना चालू हो जाएगा। और शनि हमारा यदि श्रेष्ठ है तो व्यक्ति जो है ऐसे ऐसे स्थानों पर पहुंचेगा जहां पर पहुंचना बहुत कठिन होगा, क्योंकि शनि कोई भी चीज़ देता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग देता है, पर देता बहुत धीरे है। जैसे 8 नंबर शनि का होता है, तो 8 नंबर वाले उनको भी जीवन में स्ट्रगल बहुत रहता है, दिक्कत बहुत रहती है। अब 7 ग्रह हो गए, 6 ग्रह हो गए, 7वां ग्रह अब सूर्य को लेते हैं सबसे बाद में। सूर्य जो है सब ग्रहों के अंदर राजा है। अब सूर्य किसी का स्ट्रॉन्ग हो जाए, उसका प्रभाव इतना होगा कि लोग उससे बात करने के लिए ललायित रहेंगे, उससे मिलने के लिए ललायित रहेंगे, कहेंगे इसका ऑरा बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि सूर्य अपने आप में अपनी पोजीशन को बताता है। जिसका सूर्य स्ट्रॉन्ग होता है वो भीड़ का हिस्सा नहीं बनता, वो भीड़ से अलग खड़ा होता है कि उसको लोग देखें, वो लोगों को ना देखें। अब आते हैं छाया ग्रह राहु और केतु। राहु और केतु जो है छाया ग्रह हैं, ये जिसके साथ भी बैठ जाते हैं। राहु जो है चाहे गुरु के साथ बैठ जाए, चंद्रमा के साथ बैठ जाए, मंगल के साथ बैठ जाए, शनि के साथ बैठ जाए, किसी के साथ भी बैठ जाए तो अपना जो उस ग्रह का प्रभाव है वो ख़त्म, राहु का प्रभाव चालू। क्योंकि कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत, तो राहु जो है अपने आप सामने वाले को बदल देता है। तो ये 9 ग्रहों के बारे में आपको सारी विश्लेषण बताई जो हमारे यूनिवर्स से चल रहे हैं, हम ही को ये चला रहे हैं, और इसके द्वारा ही व्यक्ति के अंदर बुद्धि का संचार होता है और बुद्धि से वो चलने लग जाता है। अब इनको हम एक क्वेश्चन उठता है कि भाई इनको यदि नेगेटिव है तो पॉजिटिव कैसे करें, पॉजिटिव कैसे, और यदि हमारे उसमें यदि ये अस्त हैं, सोए हुए हैं, तो इनको जागृत कैसे करें। इनके लिए रेमेडीज़ हैं कि भाई हम इनको इस तरह कर लें तो हमारे ये ग्रह जो हैं ऐसे ऐसे काम करने लग जाएंगे और हमको शुभ फल देना लग जाएंगे। कई बार क्या होता है कि जो नीच स्थान में बैठा हुआ ग्रह है वो भी हमारा राजयोग बना देता है, जिसको कहते हैं नीच भंग राजयोग। अब वो देखो नीच स्थान में बैठने के बाद भी हमारे को राजा बनाएगा वो। अब ये सब चीज़ें देखने की होती हैं। हमने ऊपर से देखा कि भाई हमारे इस कुंडली के अंदर कालसर्प योग बन गया, हमारी कुंडली के अंदर राजयोग बना हुआ है, हमारी कुंडली के अंदर ये ग्रह नीच में बैठा हुआ है, पर उसको विश्लेषण करने को करते हैं तो जब पता चलता है कि नहीं, ये जो राजयोग है ये हमारा एक्टिव उस साल में जाके होगा, और इस कार्य को करते हैं तो हमारा जब जागृत हो जाएगा। हमारे उसके अंदर नीच भंग राजयोग कब चल रहा है, नीच स्थान में बैठा हुआ ग्रह भी हमको राजा बना देगा। क्योंकि आपने देखा होगा जो राक्षस लोग होते हैं, जो राक्षस होते हैं वो भगवान की बड़ी तपस्या करते हैं, वरदान मांगते हैं और फिर राजा बन जाते हैं। जो देवता लोग होते हैं, देवता क्या करते हैं, उनको उनकी विरासत में सब चीज़ें मिली होती हैं, उनको वो कर रहे होते हैं। तो जो नीच भंग राजयोग है वो राक्षस वाला है कि वो उन्होंने तपस्या करी, भगवान से वरदान मांगा और राजा बन गए। तो जब नीच भंग राजयोग बनता है तो व्यक्ति बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है, उसको पता ही नहीं चलता है कब उसके पास कौन सा पद आ गया, इतना धन कहाँ से आ गया, एकदम बहुत तेज़ी से उसके पास सारी व्यवस्थाएं बनने लग जाती हैं। तो पंडित जी, इससे आपने अंकों की बात की अभी, तो इससे मिलता जुलता एक प्रश्न था कि अंकों का, जैसे पिछले आजकल एक लोशो ग्रिड करके बहुत न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड ये कार्यक्रम चल रहा है, तो लोशो ग्रिड क्या है और इसका
इसके नंबरों से हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और कौन से ड्राइवर नंबर हैं, कौन से पर्सनैलिटी नंबर हैं, कौन से इसमें मिसिंग नंबर हैं, तो ये पता कैसे करें कि लोशो ग्रिड में हमारे नंबर अच्छे हैं या नहीं हैं? बहुत बढ़िया। इसको समझने के लिए पहले हमें अपना जो है डेट ऑफ बर्थ लेना पड़ेगा। जी। अब हमने डेट ऑफ बर्थ लिया, अब उसके अंदर सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमारा मूलांक क्या है। मूलांक के बाद हमारा भाग्यांक क्या है। मूलांक हमारा सबको पता होगा। मूलांक जो है, मैं बता देता हूँ, मूलांक वो होता है जिस डेट में व्यक्ति का जन्म होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, देखो 27 नंबर, 27 तारीख, 27 तारीख जो है, इसको जोड़ते हैं तो क्या बनता है? 9 बनेगा। 2 और 7 को जोड़ेंगे 9 बनेगा। 9 बनने के बाद इसका ये मूलांक हो गया। अब इसको हम सारी डेट को जोड़ते हैं कि 27 को भी जोड़ा हमने, 9 आया। 9 के बाद 5, 5 को जोड़ेंगे, 9 और 5 14 हो गए। 14 का भी 5 ही आया, क्योंकि 9 जो अंक ऐसा है, अपने आप एक जानकारी दे दूं, 9 को जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि 9 को जितनी बार भी जोड़ोगे आप 9 ही आएगा। 27 जोड़ लो, 18 जोड़ लो, 36 जोड़ लो, 45 जोड़ लो, कितने भी 45 जोड़ लो, 44 जोड़ लो या 63 जोड़ लो, सबका अंक 9 ही आना है। इसलिए 9 को तो जोड़ो ही मत, बाकी सब जोड़ लो, आपको भाग्यांक नज़र आ जाएगा। भाई आपने देखा 27/5/1968। अब इसको जोड़ते हैं तो इसका मूलांक जो है आपका 9 बैठा, भाग्यांक बैठा 2। ये निकालना आना चाहिए। आज आप बहुत कुछ सीख के जाओगे कि भाई मूलांक क्या होता है, भाग्यांक क्या होता है। क्योंकि अभी नक्षत्र के बारे में चल रही थी सारी चीज़ें, तो नक्षत्र के बारे में तो बहुत पढ़ना पड़ता है। जब व्यक्ति एक, क्योंकि इसमें जो चीज़ें दिखाई देती हैं वो कई बार होती नहीं है, पर इसमें जो दिखाई देता है वो होता है। क्योंकि जो दिखाई दे रहा है कि मूलांक यदि हमारा 9 है तो वो 9 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। यदि हमारा भाग्यांक 2 है तो वो 2 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब मूलांक हमारा जो है 9 हो गया, भाग्यांक हमारा 2 हो गया। अब इसकी हमारा जो इसकी भी कुंडली बनती है। अब इसकी कुंडली जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये लोशो ग्रिड कहते हैं इसको। अब इसके अंदर हमारा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ही होते हैं इसके अंदर। अब 9 के अंदर हमारे 9 ग्रह होते हैं। जैसे हमारा 1 नंबर है, 1 नंबर किसका है? सूर्य का है। तो 1 तारीख को पैदा हुआ या 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को, इसका जो मूलांक बनेगा 1 बनेगा। आप में से बहुतों का होगा 1। और 2 नंबर चंद्रमा से रूल होता है। अब 2 नंबर जो है अपने आप में बहुत बढ़िया नंबर। देखो आपको पता होगा चंद्रमा कहाँ विराजता है? भगवान शंकर के मस्तक पर। तो देखो भगवान शंकर के मस्तक पर 2 नंबर है, चंद्रमा है, तो कितना बढ़िया नंबर है। अब 3 नंबर जो है, जो 3 तारीख को पैदा हुए या 12 तारीख को हुए या आपके जो है 21 तारीख को, 30 तारीख को, जब 3 नंबर में आते हैं। 3 नंबर जो गुरु का नंबर है। जो 3 नंबर वाले प्रश्न होते हैं, यदि ये किसी के साथ जुड़ जाएं तो ये ज्ञान का नंबर है, गुरु का नंबर है ना। तो ये ऐसी, यदि किसी को ब्लेसिंग दे दें, किसी के बारे में कुछ कह दें, तो वो होना ही है, दिल से कह देंगे तो। 3 नंबर की इतनी बड़ी महिमा है। अब 4 नंबर जो है वो राहु का है। आपको पता ही चल गया कि 4 नंबर कैसे होगा। 5 नंबर किस तारीख से आएगा? 5 नंबर बुध का है। 6 नंबर शुक्र का है। बड़ा सुंदर नंबर है 6 नंबर। अब इसके अंदर भी जो 7 नंबर है वो नंबर है केतु का। 8 नंबर शनि का, 9 नंबर अभी बात ही कर रहे थे मंगल का है। अब इन नंबरों के अंदर भी मित्रता और शत्रुता है। भाई जो 1 नंबर है उनका जो शत्रु है वो 8 नंबर है, 4 नंबर है और 7 नंबर है। 1 नंबर वाले के साथ में यदि 8 नंबर वाला मिल जाए या उसकी शादी हो जाए या उसका दोस्त हो, तो आपस में ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, बहुत दिक्कत रहेगी। ये जब तक यदि वो कोई रेमेडीज नहीं करेगा, उसकी कोई उपाय नहीं करेगा। क्योंकि 8 नंबर अपने आप में अपनी चलाएगा, सूर्य अपनी चलाएगा, दोनों सुनेंगे ही नहीं किसी की। अब 2 नंबर वाले के साथ में भी यही दिक्कत आती है, 3 नंबर वाले के साथ में भी आती है। पर 3 नंबर वाला क्या है,
वो आपके कोई होगा 3 नंबर वाला तो ज्ञान जरूर देता होगा, वो बताता जरूर होगा कि भाई ऐसे नहीं ऐसे कर लो आप। तो 3 नंबर वाले की बड़ी महिमा है। यदि उसी अब लोसो ग्रेड पे आते हैं, क्योंकि ये तो सब आपको पता चल गया कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, अब 4 नंबर जो राहु का नंबर है, 4 नंबर वाला क्या है, बड़ा डिसिप्लिन में रहता है। क्योंकि भाई 4-5 नंबर और रह गए, उनके बारे में बता दो, नहीं तो फिर जो ऑडियंस बैठे इनके नंबर रह जाएंगे। 4 नंबर वाला जो है वो डिसिप्लिन चाहता है कि भाई जो यदि मैंने काम कह दिया डिसिप्लिन से हो जाना चाहिए, उसमें देरी का काम नहीं। 2 नंबर वाला डिसिप्लिन में चाहता तो है पर वो अग्रेसिव नहीं है। 4 नंबर वाला अग्रेसिव है, तुरंत होना चाहिए। अब 5 नंबर वाला जो है वो ब्रह्म स्थान में बैठा है, वो 5 नंबर, वो बुध का नंबर है, वो कुमार नंबर है, चंद्रमा का पुत्र है बुध जो है। तो 5 नंबर की ज़्यादा किसी से शत्रुता नहीं है। वो कहता है ठीक है, कोई कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हो जाएगा, चल जाएगा। तो 5 नंबर अपने आप में बहुत लक्की नंबर है। अब 6 नंबर जो है वो शुक्र का नंबर है। अब 6 नंबर क्या चाहता है, 6 नंबर चाहता है कि भाई अच्छे से जो है यदि हम अपने घर से बाहर कहीं सब्जी लेने भी जा रहे हैं तो फिर अच्छे से ही जाएंगे बन के, ऐसा नहीं है कि वैसे ही चले जाएंगे। सुंदर से बने, सुख सुविधा मिले, सुंदर बन के जाएंगे, खराब कपड़े नहीं पहनेंगे। 6 नंबर वाले के अंदर सुंदरता की बड़ी वो रहती है कि भाई मैं सुंदर बन के रहूं, सुंदर बन के दिखूं। 6 नंबर वाला बड़ा परफ्यूम लगाएगा, सुंदर बन के जाएगा, नए नए कपड़े पहनेगा और उसके पास आती हुई व्यवस्था। 3 नंबर वाला ऐसा नहीं है। 3 नंबर वाला तो जो मिल जाए ठीक है, पर 6 नंबर वाला ध्यान रखता है चीज़ का कि भाई बहुत दिन तक हो गई हैं कोई बहुत सारी चीज़ें, तो वो बदल देगा, चेंज कर देगा। अब 7 नंबर वाला, 7 नंबर वाला जो है केतु का नंबर है। 7 नंबर वाला जो है धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। वो पूजा पाठ यदि कर रहा है तो बड़ी लगन से करेगा, बहुत ध्यान से, और ज्ञान अर्जन करने की चेष्टा रखेगा, जैसे नंबर 3 रखता है। 7 नंबर भी ज्ञान लेने की चेष्टा रखता है और सामने वाले को देता भी है। 7 नंबर जो है यदि किसी के साथ जुड़ जाए तो उसको नए नए विचार देता है कि भाई नहीं आपको ये काम करना चाहिए, आपको आगे बहुत जीवन में तरक्की मिलेगी। तो 7 नंबर की सलाह यदि मानी जाए तो ठीक सलाह होती है। पर उसको इसकी लोसो ग्रेड में जो बना हुआ है इसमें 7 नंबर यदि ज़्यादा आ जाएं, एक आए तो ठीक है, ज़्यादा आ जाएं तो फिर उसको मेहनत तो करेगा लोगों के साथ में, पर उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा, उसको उसकी तारीफ़ नहीं होगी, उसको उसकी बुराई मिलेगी कि भाई आपने करा तो बढ़िया पर आप लोगों को बुराई मिलेगी, भलाई नहीं मिलेगी। और 8 नंबर जो है वो अच्छा नहीं माना गया है, पर फिर भी लास्ट में जाके बहुत अच्छा रहता है। हमारे मोदी जी का 8 नंबर है, 17 सितंबर उनकी डेट ऑफ बर्थ है, 17 तारीख को हुए थे वो। तो 17 के अंदर भी उनका एक पहला आया, 7 बाद में आया, तो भी वो उनके लिए बढ़िया रहा। 8 नंबर जो है जीवन में बहुत स्ट्रगल देता है, जीवन में बड़ी, किसी का है 8 नंबर, तो 8 नंबर जो है ज्ञान बहुत होता है 8 नंबर वाले के पास। जितना 3 नंबर वाले के पास ज्ञान है उससे डबल ज्ञान 8 नंबर वाले के पास है। क्योंकि यदि आप 8 को आधा करोगे तो 3 2 बार बनेगा। सही। तो 8 नंबर वाला जो है, एक बार आपने चंद्रमा वाले के साथ में नहीं है, 8 नंबर वाले को आपने एक बार बता दिया, वो 4 बातें अपने आप समझ जाएगा। 8 नंबर वाला भी बड़े, जैसे शुक्र है अपने आप को मेंटेन करके रखता है, ऐसी 8 नंबर वाला भी अपने आप को मेंटेन करके रखता है। और 8 नंबर वाला ज्ञान का नंबर है। एक बार उनको कोई बात पता चल गई फिर दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, एक ही बार में वो जो है अपने आप समझ जाते हैं। अब 9 नंबर जो है मंगल का नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है। 9 नंबर, 8 नंबर एक तरफ, 1 से लेकर 8 तक, और 9 अकेला एक तरफ। और ऐसा ही है यहाँ पर भी, सब एक तरफ है, 9 नंबर एक तरफ है। तो 9 नंबर जो है अपने आप में इन 8 नंबरों से अलग होता है, क्योंकि वो इन सब ग्रहों के अंदर सेनापति होता है। तो 9 नंबर का अपना एक महत्व ये है कि वो जो है किसी के लिए भी यदि कोई चीज़ कर रहा है तो दिल से करता है। दूसरा, यदि किसी को कोई बात समझानी है और एक बार में यदि वो समझता है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको जो है अपना प्रभाव दिखाना है, प्रभाव दिखा के उसको समझा देना है, पर समझाना जरूर है उसको।
ये 9 नंबर का प्रभाव है।